हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसानों की वॉइस माननीय राहुल गांधी जी का कल महाराष्ट्र के अंदर दौरा है। पहला औरंगाबाद से ट्रांजिट करेंगे, चिखली बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका दौरा रहेगा। कल एक पब्लिक मीटिंग रहेगी, वहां से उनका दौरा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। 13 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लातूर जो मराठवाड़ा का हृदय केंद्र है उसमें पत्रकार परिषद को संबोधित करेंगे। वहां पे सभी लोगों से मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, वहां से अक्कलकोट जाएंगे। फिर उसके बाद 14 तारीख को पुनः राहुल गांधी जी महाराष्ट्र की धरती पर रहेंगे और नंदुरबार से नांदेड़ 2 जगह पे माननीय राहुल गांधी जी का दौरा रहेगा। फिर 15 तारीख को भी माननीय राहुल गांधी जी अकोला और सुमूर में रहेंगे और लगातार राहुल जी के दौरे, प्रियंका जी के भी दौरे महाराष्ट्र के अंदर तय हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लगातार सबकी बात को लेके चल रहे हैं और इस साहू जी, फूले जी, अम्बेडकर जी की विचारधारा की धरती के ऊपर इस नफरत के विचार को खत्म करने के लिए सब कटिबद्ध है। जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार की है, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की ये महायुति है, इसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी का गठबंधन ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगा। मैं आपको यही अवगत कराऊंगा। बाकी ये चीजें हमारे वरिष्ठ नेता मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और सभी पत्रकारों को मैं उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना में इरिगेशन, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हूँ। इस महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के इस समय पर हम तेलंगाना में दिसंबर पिछले साल हम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे। अब 10 महीने हो गए। इस 10 महीने में हमने जो तेलंगाना हमारी मैनिफेस्टो में गारंटीज दिए थे उसमें ज़्यादातर 10 महीने में ही फुलफिल कर दिए थे। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस गवर्नमेंट स्वेरिंग इन होने के बाद 48 आवर्स के अंदर पूरी तेलंगाना राष्ट्र में आरटीसी में पूरी महिलाओं को बिना टिकट फ्री ट्रैवल हम लागू कर रहे हैं। पूरी तेलंगाना में कहीं से कहीं तक आरटीसी में किसी महिला को कोई पैसे देने की, टिकट की देने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, हमने वादा किया था कि गैस सिलेंडर्स हम 500 रुपये में देंगे। हम पूरी तेलंगाना राष्ट्र में सारे राशन कार्ड होल्डर्स को, बीपीएल फैमिलीज को गैस सिलेंडर्स 500 रुपये पे दे रहे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है सभी के लिए पूरी राज्य में सारे बीपीएल फैमिलीज को 10 लाख रुपए तक जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो पूरा फ्री में होता है। वो पेशेंट या उसका फैमिली को कोई बिल नहीं पे करना होता है। वो स्कीम हम लागू कर रहे हैं। फार्मर्स लोन वेवर पे किसान की जो कर्जा माफ करने की इशू में हमने 6 महीने के अंदर 18,000 करोड़ किसान की लोन वेव किया हुआ है। इसी तरह एमएसपी के बारे में हमने वादा किया था कि एमएसपी प्लस बोनस भी देंगे। अब तेलंगाना में रिकॉर्ड स्थाई पे ये पैडी का क्रॉप आया है। पूरी पैडी क्रॉप को सेंट्रल गवर्नमेंट जो एमएसपी अनाउंस किए हैं वो एमएसपी पे करते हुए हर क्विंटल को हम 500 रुपये बोनस भी दे रहे हैं। और हमने वादा किया था कि क्रॉप इंश्योरेंस नहीं था पिछली गवर्नमेंट में, हम क्रॉप इंश्योरेंस इंप्लीमेंट करेंगे। हम पूरा क्रॉप इंश्योरेंस अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 यूनिट तक
बिजली मुफ्त में देंगे। अभी सभी घर को 200 यूनिट तक बिजली गवर्नमेंट मुफ्त में फ्री दे रहा है। 200 यूनिट और उसके कम आया तो बिल 0 पे आता है। इसी तरह घर बनाने के इश्यू में हमने वादा किया था कि जिस को घर नहीं है सभी को 5 लाख रुपए घर बनाने हमारी गवर्नमेंट देंगे। हम वो स्कीम भी अभी शुरू किया है। अभी बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने जो भी बताया है वो हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। अभी तक तेलंगाना में 10 महीनों में 60,000 गवर्नमेंट में नौकरियां हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का फुलफिल कर दिया है। नया एम्प्लॉयमेंट 60,000 एम्प्लॉयज हमने रिक्रूट किया है। आखिरी बात, ये जो बीसी कैस्ट सेंसस है, जाति गणना है, इसका हमने शायद पूरे देश में पहली बार तेलंगाना में बीसी कैस्ट सेंसस शुरू कर दिया है। तो बोलने का मतलब है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जहां मैनिफेस्टो में जो बोलते हैं, गारंटी जो देते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हम अपनी वादा पूरा करते हैं। आप कर्नाटका में देखो, हिमाचल में देखो, अब तेलंगाना में देखिए, जो हमने गारंटी दिया है, जो हमने मैनिफेस्टो में बताया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र का इलेक्टोरेट को भी अपील कर रहे हैं कि ये जो महाविकास आघाड़ी की गारंटीज है, अब याद रख लीजिए कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में जहां कांग्रेस गवर्नमेंट में आया तो गारंटीज फुलफिल किए, इसी तरह महाराष्ट्र में भी करेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं कि महाविकास आघाड़ी को अच्छी मेजॉरिटी से जितवाइए, ये हमारा अपील है। धन्यवाद। सचिन पायलट जी सरकार में है, उनको बताना चाहिए कि सरकार ने किया क्या है। इतने साल सत्ता में रहे, मैंने कहा ना, जब भाजपा के पास अपनी कामयाबी गिराने के लिए कुछ नहीं है तो वो कांग्रेस को आरोप करते हैं, कांग्रेस बेर लगाते हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 130 साल से इस देश और महाराष्ट्र को अपने खून पसीने से सींचा है। हमारा इतिहास जनता जानती है। किसी एक व्यक्ति के आरोप लगाने से कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जवाब देगी। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उनको जवाब 23 तारीख को मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। ये अभियान नहीं है, ये हमको करना चाहिए। जो नारे बीजेपी दे रही है वो नकारात्मक नारे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भविष्य की पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश है। तो जो राजनीति में हम लोग हैं, किसी दल के भी हो, लेकिन इस प्रकार की बातें बोलनी चाहिए ना। लोगों को रोजगार मिले, समृद्धि हो, भाईचारा बढ़े, देश विकसित हो, इस प्रकार की बातें बोलनी चाहिए। सम्माननीय रेड्डी गारू, छोटे भाई मुकेश चौधरी जी, सांसद महोदय, दोस्तों, जैसा आपको बताया, अगले कुछ दिनों में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी जी और सम्माननीय खड़गे जी की सभाएं हैं। और जैसा रेड्डी जी ने बताया, सरकार बनने के बाद अपने बातों पर खरा कैसे उतरना है, ये हमारी सरकार ने कर दिखाया है। ये सिर्फ घोषणाएं या मैनिफेस्टो नहीं है, ये सरकार की इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़ हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी भी उत्तम रेड्डी साहब ने दी है। महाराष्ट्र का चुनाव, देश की निगाहें आज इस राज्य के ऊपर है, और वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति हुई है कुछ सालों में, उसको देखकर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कब चुनाव का मौका आए। और लोकसभा में जब चुनाव हुए, हमारा गठबंधन चुनाव लड़ा और कांग्रेस एक बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर सामने आई। और अब हमारा गठबंधन जो है एनडीए का, जो सीट शेयरिंग हम लोगों ने करी है, जो कैंपेन हमारा है, जो महाराष्ट्रनामा हम लोगों ने निकाला है, उम्मीदवारों का चयन जो है, उसको देखकर मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है कि हम स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे।
हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर सभी दलों से बात कर हमारे सहयोगी दलों से ये आपको गारंटीज जनता के सामने प्रस्तुत करी। महाराष्ट्र के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं और छल कपट की राजनीति यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। यहाँ पर जो सरकार है, कैसे उसका गठन हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, एनसीपी के साथ क्या हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, डबल इंजन की सरकार चल रही है मुंबई दिल्ली में, लेकिन ये इंजन ऐसा है ये सिर्फ धुआं फेंकता है, ये काम नहीं कर रहा है। काम अगर करता तो आखिरी मौके पर वोट बटोरने के लिए योजनाओं की घोषणा ये सरकार नहीं करती। और यहाँ के लोग, मराठवाड़ा के लोग, महाराष्ट्र के लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सचमुच ईमानदारी से काम करे। राज्य की सरकार पर तमाम आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और अचंभे की बात यह है कि उन आरोपों को कोई झुठलाता नहीं है, कोई मना नहीं करता, कोई कंटेस्ट नहीं करता। और जिस प्रकार की राजनीति भाजपा करती है, लोग ऊब चुके हैं। जिन लोगों ने दावे किए थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, आज वो दो बैसाखियां लेकर सरकार चला रहे हैं। और माननीय नायडू जी और माननीय नीतीश कुमार जी ये बहुत पुराने नेता हैं, ये कब पलटी खा जाए किसी को पता नहीं। तो जनता ने एक जनादेश दिया, खंडित जनादेश। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला केंद्र सरकार में। सरकार आपने बना ली है, लेकिन जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से सरकार को फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार जो मनमानी पहले करती थी, पिछली लोकसभा में 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया था, उस प्रकार का रवैया अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। और जो जनादेश आया महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ बीजेपी की राजनीति को लोगों ने नकारा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अभी नारा चल रहा है बहुत दिनों से, देख रहा हूँ 4-5 दिनों से, बटोगे तो कटोगे, ये बातें बोली जा रही हैं। ये शोभा देता है किसी सम्मानजनक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो। नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप शिक्षा की, उद्योग की, निवेश की, चिकित्सा की, सड़क की, बिजली की, पानी की, जन कल्याण की बात करें। आप कह रहे हैं आप बटोगे तो कटोगे, किस संदर्भ में कहा जा रहा है? नाना प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। और मैंने किसी को कहा सुबह कहा भाजपा का ये नारा है, मैंने कहा हमारा नारा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये नई पीढ़ी को सिखाना है हम लोगों को। तो इस प्रकार की राजनीति जो हो रही है उसको जनता पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र में हम लोगों का जो कैंपेन चल रहा है, जो लोगों से हमारा फीडबैक मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और मुझे लगता है कि हम लोग एक अच्छे बहुमत के साथ एक स्टेबल, निष्पक्ष, पारदर्शी सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसकी चर्चा हम चुनाव के बाद करेंगे। कोई भी पद के लिए लड़ाई नहीं है। मौजूदा जो सरकार का गठबंधन है वहाँ रोज बयान आते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारा गठबंधन एनडीए का ये पद के लिए नहीं है, ये महाराष्ट्र को बचाने के लिए है। महाराष्ट्र एक बड़ा संपन्न और समृद्ध राज्य है। यहाँ पर जो हालात पैदा किए हैं उसको रोकने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, स्वच्छ राजनीति का परिचय देने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर ये अलायंस का गठन किया है। हमारे जो गारंटीज़ हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जाति जनगणना के लिए, वो सारी गारंटीज हम लोगों ने बाकी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करी है। इसलिए जनता के मन में विश्वास है। और मैं तो भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आप बार बार बोलते हो कि देश में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में भोजन करा रहे हो, वो रेवड़ियाँ नहीं है, उसको रेवड़ी नहीं कहते। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के साथी कुछ अगर जनता के भले के लिए कुछ वादा करते हैं तो भाजपा बोलती है आप रेवड़ी बांट रहे हैं। हम लोग एक पुरानी पार्टी है, प्रशासन का अनुभव है, कैसे संसाधन जुटाने हम जानते हैं। 10 साल में केंद्र सरकार ने जो हालात पैदा किए हैं, जो खाई है अमीर गरीब की इतनी बढ़ गई है हम कल्पना नहीं कर सकते। बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम पर पहुंच चुकी है। शिक्षित नौजवान लड़के लड़कियां भटक रहे हैं। आज सरकार ने किया क्या? 3 काले कानून किसान के खिलाफ लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए। 10 सालों में एक ऐसी योजना नहीं है जिसको गिना सकते हैं कि जनता का भला उसमें हुआ हो।
हम लोग नरेगा लेकर आए, शिक्षक अधिकार लेकर आए, खाद्य सुरक्षा का अधिकार लेकर आए, तमाम मनमोहन सिंह जी सरकार ने काम किए थे। जनता इस महाराष्ट्र के चुनाव में केंद्र सरकार के काम को भी उसका आकलन कर रही है और मुझे खुशी होती अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड सामने लेकर आती। हमने ये अचीवमेंट्स हमने किए हैं, ये हमने वादे पूरे किए, इसके नाम पर वोट डालो। लेकिन ये जो नारे दे रहे हैं बार बार कांग्रेस को कोसना अपनी नाकामी छुपाने के लिए। बिहार में जो जाति गणना जो हुई थी और जो तेलंगाना में हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। वहाँ हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि ये जाति गणना जो कास्ट सेंसस जो करना है एक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन करनी चाहिए। सो हमने एक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन ये कास्ट सेंसस के लिए, जिस तरह हाईकोर्ट तेलंगाना में भी हमने एक बीसी कमीशन डाला था, हाईकोर्ट ने बोला था ऐसा नहीं, आप इंडिपेंडेंट कमीशन डालो, एक डेडिकेटेड कमीशन डालो। जो हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसके मुताबिक हमने कमीशन डाल के अब काम शुरू किया। दोनों विपरीत बात कर रहे हैं, एक बटोगे तो कटोगे, एक ये तो सेफ है, दोनों की लड़ाई है। तो नारे कोई भी दे दे, जनता जनार्दन है, जिसका बटन दबेगा वो सरकार में आएगा। हम तो पब्लिक को जाके अपनी बात बोल रहे हैं और सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। ये नारे देना, चुनाव से पहले कभी यूसीसी की बात करना, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर और गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन कभी भी अपनी परफॉर्मेंस के नाम पर वोट नहीं मांगती। और अयोध्या में जब चुनाव हुए वहाँ बीजेपी नहीं जीती है, वहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। तो लोग समझ गए हैं कि ये बार बार वोट बटोरने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि खड़गे जी ने उत्तर प्रदेश के जो योगी जी है उनके वे कपड़े को लेकर सवाल उठाया है और वो सवाल के ऊपर उन्हें जो साधु संतों ने सवाल उठाया। मैंने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जिस प्रकार की राजनीति वो करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जनता समझ जाए कि देश में लोगों को लड़ाने से या बंटवाने से फायदा नहीं है। ये देश सबका है, सब नागरिक बराबर है, सब धर्म जाति बिरादरी के लोगों को संविधान में अधिकार दिया हुआ है। अमन चैन प्रेम भाईचारा बना रहे। चुनाव में हम मुद्दे और सिद्धांत के हिसाब से चुनाव लड़ें, लोगों के जज्बातों से खेलकर वोट बटोरेंगे तो उसको मैं सही नहीं मानता। किसको है? जनता का कांग्रेस को समर्थन दिया तो दशरथ को समर्थन है और कांग्रेस का हक जो है वो पाकिस्तान के साथ है। यही बात आज आप भारत को समझना कि वो होते थे तो कांग्रेस वालों को जो है नीचे से नीचे का गोल देते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं, आप जो बता रहे हो, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो बड़ा गलत कहा है। और इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जब 71 का युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जिस देश की आप बात कर रहे हैं उस देश के 2 टुकड़े हुए थे। तो शौर्य, वीरता, समर्पण, त्याग और देश के प्रति प्रेम, इसका सबक कांग्रेस पार्टी को भाजपा से नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ था 1984 में शायद हुआ है, उसके कई दशकों पहले से कांग्रेस पार्टी देश के लिए बलिदान देती आई है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए शहादत दी है, चाहे वो इंदिरा जी और राजीव जी को। इस प्रकार किसी जिम्मेदार पार्टी पर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना चुनाव से पहले उनकी बौखलाहट को दिखाता है। अगर वो अपने सरकार के कामकाज से इतने खुश होते, अगर अपने पद से इतने खुश होते और अपने सरकार की परफॉर्मेंस से इतने खुश होते तो जरूरत नहीं पड़ती कि कांग्रेस को इस प्रकार की बेबुनियाद आंचल लगाते। अरे वही किताब उन्होंने राष्ट्रपति को दी थी, तब वो किताब ठीक थी। और ये सब पे आरोप लगाते हैं, सब नेताओं पे जो भाजपा में नहीं है। जैसे ही वो नेता भाजपा में जाता है उस पर गंगा जल डाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है। हाँ। ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको,
मैंने अक्सर देखा है विपक्ष जो होता है वो लगभग हर मुल्क में, इस देश में भी सरकार का आरोप लगाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ जो सत्ता में है वो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। आप सरकार में बैठे हो 10.5 साल हो गए, आपने जनता के लिए क्या किया है? नोटबंदी आपने करी, महंगाई आप लेकर आ गए, बेरोजगारी आपने कर रखी है, चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, किसान आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। तो आज भी आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो, मनमोहन सिंह जी को आप ब्लेम डाल रहे हो, लेकिन आपने क्या 10 साल में किया है? तो मैं बड़ा अचंभित हूँ कि आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है, यहाँ सरकार इतनी बौखलाई है, वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है।